अ, हम लोग बात कर रहे थे अपेंडिक्स 2 टेबल 1 में ग्रेड इन एक्टिविटी। ये जो पार्ट है हमारा, जो मस्ट हो रहा है सारे सारे प्रमोशन में, कि कम से कम जितने साल ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट है उसमें कम से कम 1 साल कम में उसका गुड या सेटिस्फैक्टरी, यानी कि 3 साल की अवधि अगर मांग रहा है तो कम से कम 2 में गुड या सेटिस्फैक्टरी होना अनिवार्य है। अब आप देखें कि टीचिंग में गुड हम कब प्राप्त कर सकेंगे। टीचिंग में हम गुड, अगर हम 80% या उससे अधिक कक्षाएं पढ़ाते हैं, तब हमको गुड ग्रेड हमारे प्रिंसिपल देंगे, हमारी आईक्यूएसी देंगे। और हमको स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में कैसे हमको गुड मिलेगा, यदि हम कम से कम 3 एक्टिविटीज जो प्राचार्य के द्वारा असाइन की जाती हैं, जो कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम अपना योगदान देते हैं, तब हमको हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमको गुड ग्रेड देता है। यानी कि 80% से अधिक पढ़ाते हैं हम अपनी कक्षाओं को, और कम से कम 3 या 3 से अधिक एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमको गुड ग्रेड मिलता है। सेटिस्फैक्ट्री कब कहते हैं हम लोग, कि जब हम टीचिंग सेटिस्फैक्ट्री टीचिंग में कब कहेंगे, कि जब 70 और 80% के बीच हमने क्लास ले लिया है, तो कहेंगे कि चलो ठीक है भाई, कम लिया आपने, गुड तो नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि 70 से 80%। और सेटिस्फैक्ट्री इन स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, कहेंगे 3 तो नहीं किया आपने, चलो 1 या 2 में किया है, चलो मान लिया कि कुछ किया आपने, लेकिन हमारा अपना मानना है कि हमको स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में भी फुल पार्टिसिपेशन अपना देना चाहिए, अपना पूरा योगदान देना चाहिए। क्योंकि अभी ने कहा कि उच्च शिक्षा केवल शिक्षण कार्य नहीं करता है, शिक्षण के विभिन्न आयामों को भी देखता है, यानी कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। हमारा प्रिंसिपल कहता है कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री है टीचिंग में, यदि हमारी टीचिंग जितना साइन था उसमें 70% से भी कम हमने टीचिंग किया है, और ऐसे शिक्षक को फिर प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। यानी कि वह जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल ही नहीं करता है, उसने किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं भाग लिया, यानी कि जो असाइन करता है कॉलेज उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। अब ये तो अलग अलग गुड और सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री का क्राइटेरिया है ये स्टूडेंट, लेकिन ओवरऑल हम इस ग्रेड एक्टिविटी, जो ग्रेड इन एक्टिविटी ओवरऑल कैसे निकालेंगे, Just तो हम कहेंगे यदि हमारी टीचिंग में गुड मिला है हमको, या गुड या सेटिस्फैक्ट्री में मिला है हमको एक्टिविटी में, तो हम कहेंगे कि हमारा ग्रेड गुड है, ओवरऑल ग्रेड हमारा गुड है। हमारा ओवरऑल ग्रेड सेटिस्फैक्ट्री होगा कब, जब हमारा टीचिंग सेटिस्फैक्ट्री होगा और स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी गुड या सेटिस्फैक्ट्री होगा। और नॉट सेटिस्फैक्ट्री कब होगा, जब हमारा टीचिंग भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, गुड या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी भी गुड या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि ऐसे शिक्षक को प्रमोशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि ये परसेंटेज निकालेंगे कैसे। इस पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी पर आते हैं। तो परसेंटेज निकालने का तरीका है कि पहले हम ये तय करें कि हमको कितना क्लास पढ़ाना था। अगर ये हमको तय हो जाए कि साल भर में हमको 100 क्लास पढ़ाना था और हमने 80 क्लास ले लिया, तो हम कहेंगे कि 80% हमने पढ़ा दिया, यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस टॉट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस असाइंड और इनटू 100। ये सिंपल परसेंट निकालने का फार्मूला है। अब फिर प्रश्न उठता है कि हमारे कितना असाइन था। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न कभी कभी बन जाता है, लेकिन सिंपल आंसर है उसका। मैं सबसे पहले उसी पे चलता हूँ। जैसे आप देखिए, ये वर्कलोड कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम कहेंगे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हमारा वर्कलोड क्या होना चाहिए, कितनी क्लास हमको पढ़ानी चाहिए। एक हमने कैलकुलेशन दिया है यहाँ पे, सारे मित्र इसको समझेंगे जरा। हमने छोटा सा फार्मूला बनाया है, डी माने डे, डब्ल्यू माने वीक, एच माने आवर, एम माने मिनट।
एक, हाँ यहाँ पर देखें, यूजीसी कहती है कि किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में कम से कम 30 हफ्ते की पढ़ाई होनी चाहिए। ध्यान समझेंगे इसको, यानी कि 180 दिन। किस आधार पे? क्योंकि एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं, तो 3 छक्का 18, 180 दिन टोटल पढ़ाई होनी चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए। यूजीसी ने एक बात यह लिख दिया कि कम से कम उच्च शिक्षा संस्थानों में 180 दिन कक्षाएं चलनी चाहिए। ठीक है, एक चीज आ गई। दूसरा चीज बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर को कम से कम 16 घंटे प्रति सप्ताह क्लास लेनी है। दो दो फैक्ट हमको दे दिया यूजीसी ने, यानी कि 16 घंटे का मतलब 960 मिनट उसको पढ़ाना है। हमने सर एक बार जरा एक, हाँ, लगता है सर के पास कोई आवश्यक कॉल आ गई है जिसकी वजह से सर को नहीं डिस्कनेक्ट। मैं जुड़ गया सर, अच्छा ठीक ठीक सर। इसलिए एक इम्पोर्टेंट कॉल थी जो लेना मेरे लिए अनिवार्य था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया सर, सॉरी। तो मैं बात कर रहा था, अच्छा ये फिर शेयर स्क्रीन, जी मैं कैलकुलेशन पे आ रहा था कि हमारा कैसे वर्कलोड असाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग, और कैसे समझेंगे कि हमको कितना पढ़ाना चाहिए था। तो ये दो फैक्ट क्लियर है, 180 दिन पढ़ाना है हमको, और प्रति सप्ताह हमको 16 घंटे पढ़ाना है। 16 घंटे का मतलब 960 मिनट। अब चले मान लीजिए कि हमारे कॉलेज में जो कक्षाएं निर्धारित हुई हैं वो 40 मिनट की एक पीरियड निर्धारित किया गया है। हम 40 मिनट का मान लेंगे, ये 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कॉलेजेस, है ना, जो जैसी भी वहां की कमिटी निर्धारित करी होगी। तो हम मान के चलते हैं अभी 40 मिनट। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे ऊपर कितना असाइन किया गया, हमारे प्रिंसिपल ने या हमारे यूजीसी ने या हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने कितना कहा कि आपको प्रतिवर्ष कितनी कक्षाएं लेनी है 40-40 मिनट की। तो हम सीधा सा चलिए करते हैं, 960 मिनट हमको पढ़ाना था, हमारी पीरियड थी 40-40 मिनट की, यानी कि टोटल 24 पीरियड हमको पढ़ाना था। कितना? एक सप्ताह में। ध्यान दीजिएगा, 960 मिनट हमको पढ़ाना था एक हफ्ते में, और एक पीरियड की वैल्यू कितनी थी? 40 मिनट, यानी कि 24 पीरियड हमको एक हफ्ते में पढ़ाना चाहिए। कितने दिन पढ़ाना चाहिए? यूजीसी कह रहा है कम से कम 30 हफ्ते पढ़ाना है आपको। तो 24 गुणे 30 बराबर 720 पीरियड पर ईयर, यानी कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर को अपने कॉलेज में कम से कम 720 पीरियड पढ़ाने होते हैं। वो तब माना जाएगा कि 100% हो गए। लेकिन इसमें से कुछ कम है, 80% है, तो कैलकुलेशन आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब फिर प्रश्न उठता है कि एसोसिएट प्रोफेसर को कितना पढ़ाना चाहिए। आप वही फार्मूला कि 30 हफ्ते उसको भी पढ़ाना है, लेकिन वर्कलोड यूजीसी ने कहा है कि एसोसिएट प्रोफेसर का वर्कलोड 14 घंटे होगा। क्या ये 14 घंटे कम करके यूजीसी ने उनको बाकी समय कहा है कि अब आप रेस्ट करिए? नहीं, ये कहा जाता है कि ये जो बचा हुआ अवधि है आप रिसर्च में आप करिए, क्योंकि अब आप सीनियर हो गए हैं। टीचिंग के अलावा रिसर्च में आपका योगदान अब बढ़ाइए। 2 घंटे हम आपको दे रहे हैं रिसर्च में, प्रति सप्ताह बढ़ाइए अपना। तो ये छूट इसलिए दी गई है कि आप रिसर्च एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रोल बढ़ता जाता है। अब फिर वही बात हम कैलकुलेट करते हैं, 14 घंटे गुणे 60 मिनट बराबर 840 मिनट एक एसोसिएट प्रोफेसर को पढ़ाना चाहिए प्रति सप्ताह। यहाँ भी अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि टीचिंग पीरियड 40 मिनट का ही है, तो वही फार्मूला अपनाते हैं, 840 को हम भाग दे देते हैं 40 से, यानी कि टोटल 21 पीरियड पर प्रति सप्ताह वर्कलोड आ जाता है एक एसोसिएट प्रोफेसर का। कितने सप्ताह उसको भी पढ़ाना है? उसको भी 30 सप्ताह ही पढ़ाना है, यानी कि
टोटल 630 पीरियड प्रति वर्ष उसको पढ़ाना है। तो वर्कलोड थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ टीचिंग डेज तो उतने ही रहने हैं। तो अब देखें इसका महत्व कहाँ आता है। टीचिंग टाइम टेबल जब बनता है हमारे कॉलेज में, तो वहाँ पे अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा वर्कलोड के अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेबल बनना चाहिए। वो नहीं दिखता है, तो इवैल्यूएशन कमेटी कहती है कि आप तो वर्कलोड दिखा रहे हैं कि 3 क्लास आप प्रति सप्ताह दिखा रहे हैं टाइम टेबल में, यानी कि 36 का 18 ले रहे हैं आप पीरियड, और आपको यूजीसी कह रही है कि 40 मिनट वाली कम से कम 24 लेना चाहिए। तो आप तो वो फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं क्राइटेरिया को। तो ये ध्यान देने की बात होगी, टाइम टेबल में भी वो दिखना चाहिए और धरातल पर भी वो चीज़ हमको दिखना चाहिए। तो नंबर ऑफ पीरियड्स हमको निश्चित रूप से बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए बता दिया गया है कि हमको 720 घंटा पढ़ाना है, 720 पीरियड, घंटा नहीं सॉरी, 720 पीरियड पढ़ाना है प्रति वर्ष और 630 पीरियड पढ़ाना है प्रति वर्ष यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो हमारे ख्याल से ये बात बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई होगी। यहाँ पर अगर किसी के दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये कैलकुलेशन में कहीं किसी के समस्या आ रही हो तो। क्योंकि यही तरीका होता है एक स्टैंडर्ड अपना असाइन्ड जो कहा जाता है ना, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस टॉट एंड टोटल क्लासेस असाइन्ड। तो असाइन्ड का हमने पैमाना फिक्स कर दिया। टॉट आप जितना पढ़ाएंगे नोट करिए, उसके अनुसार परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिए। और इसको वेरीफाई कौन करेगा? यदि अगर आपके डिपार्टमेंट में एचओडी है तो वो वेरीफाई करेंगे और बाद में फिर प्रिंसिपल और आईक्यूएसी वेरीफाई करेंगे। चले हम लोग आते हैं अपेंडिक्स 2 के ही टेबल 2 पे। यहाँ पर हमने रिसर्च स्कोर की बात करनी है। रिसर्च स्कोर, यद्यपि रिसर्च स्कोर एसोसिएट प्रोफेसर बनने तक इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जब स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर से ये पूछेगी कि इस 5 साल में अगर एक भी रिसर्च पब्लिश नहीं किया है तो आपका हायर एजुकेशन में रहने का क्या मतलब है? क्योंकि हायर एजुकेशन सिर्फ टीचिंग नहीं होती है। हायर एजुकेशन ज्ञान को डिसेमिनेट करती है, ज्ञान को क्रिएट भी करती है। तो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ये दोनों चीजें हायर एजुकेशन की ही जिम्मेदारी है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक से नहीं उम्मीद की जाती है कि वो रिसर्च करके नया ज्ञान देगा, नया रिसर्च की फाइंडिंग देगा। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को एक नए ज्ञान से रूबरू करवाएं। तो ये ध्यान देने की बात होगी कि हमको रिसर्च में बिल्कुल फोकस अपना बनाए रखना है। और एनईपी तो साफ-साफ कह रहा है कि बीए में भी इवन यूजी में भी चौथे साल में आपको रिसर्च करनी और करानी है। चलें, वो बात की बातें हैं। हम आते हैं, फोकस करते हैं अपने अपेंडिक्स 2 पे, अपेंडिक्स 2 के टेबल 2 पर। यानी कि अभी हमने बात किया अपेंडिक्स 2 के टेबल 1 पर, हम अब बात कर रहे हैं अपेंडिक्स 2 के टेबल 2 पे जिसमें रिसर्च स्कोर की बात की जाती है। एक समराइज बता दें आपको कि टोटल 6 क्राइटेरिया है आपके रिसर्च स्कोर नापने का। 6 तरह के रिसर्च स्कोर आपको दिए गए हैं। पहला जो है वो है आपका रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल। ये पहला क्राइटेरिया है, ये पहला तरीका है रिसर्च स्कोर को प्राप्त करने का। यानी कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करिए और रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए? पीयर रिव्यूड होना चाहिए या यूजीसी की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। पीयर रिव्यूड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम बता दें आपको कि कोई भी जर्नल अगर आपके समकक्षीय लोगों के द्वारा उस पेपर को बारीकी से अध्ययन किया जाता है और वो जब रेकमेंड करते हैं और आपका पेपर छपता है तो आपका कहा जाता है पीयर रिव्यूड। पीयर माने समकक्षीय, यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन में और उसका कोई एक एक्सपर्ट हमारा पेपर को पढ़ता है, बोलता है कि नहीं ये ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पेपर रिव्यू कर दिया गया है, रिव्यू कर दिया गया है। और कुछ को तो यूजीसी लिस्ट किया था, हालांकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ जर्नल्स पहले यूजीसी की लिस्ट में थे, कुछ बाद में बाहर कर दिए गए, फिर बाद में कुछ जो पहले नहीं थे वो नए इंक्लूड कर दिए गए। तो इससे
हमको नहीं कोई मतलब है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हम अगर इस पर ही फोकस कर लें कि अगर हमारा पेपर पीयर रिव्यूड है, जर्नल हमारा पीयर रिव्यूड है, तो हमारा वो ओके है, भले ही वो यूजीसी की लिस्ट में हो अथवा ना हो। चले, रिसर्च पेपर, साइंस का टीचर, इंजीनियरिंग का टीचर, एग्रीकल्चर, मेडिकल और वेटरनरी साइंस, ये एक रिसर्च पेपर की वैल्यू है 8। और इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज का, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का, सोशल साइंस का, लाइब्रेरी साइंस का, बीएड, एमएड इसका, फिजिकल एजुकेशन का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, इसके शिक्षक के एक रिसर्च पेपर की वैल्यू कितनी है? 10। ये ध्यान दीजिएगा, अभी 8 और 10, इस पर आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो एक पेपर हमने पब्लिश किया साइंस के टीचर होने के नाते, और हम सिंगल ऑथरशिप में है, तो हमको 8 अंक मिल जाएगा। और अगर हम बाकी फैकल्टीज के हैं तो हमको 10 मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो क्राइटेरिया है, दूसरे तरीका क्या है हमको रिसर्च स्कोर करने का? तो पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर। अगर एक हमने बुक लिखी है पूरी और वह इंटरनेशनल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश है, तो 12 अंक हमको मिलेंगे। नेशनल पब्लिशर है तो 10 अंक। हमने एक बुक एडिट की है, इंटरनेशनल पब्लिशर का है 10 अंक, नेशनल पब्लिशर है 8 अंक। हमने किसी एडिटेड बुक में कोई चैप्टर लिखा है तो हमको मिलेगा 5 अंक। कोई ट्रांसलेशन वर्क किया है हमने, बाहर की फॉरेन की कोई किताब थी अच्छी, आपने उसको इंडियन लैंग्वेज में कर दिया, या इंडियन लैंग्वेज को आपने फॉरेन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, तो पर ट्रांसलेशन आपको एक बुक की 8 पर बुक, या एक चैप्टर सिर्फ किया है तो 3 पर चैप्टर मिलेगा। ये यूजीसी के इसी टेबल में लिखा गया है, ये कोई नई चीज हम नहीं बता रहे, सिर्फ इसको समराइज किया है मैंने। तीसरा जो क्राइटेरिया है रिसर्च स्कोर करने का, वो है क्रिएशन ऑफ आईसीटी मेडिएटेड टीचिंग लर्निंग pedagogy एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुला। इसके अंतर्गत देखिए 4 क्राइटेरिया है। डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागोजी 5 अंक। कोई हमने नया तरीका पढ़ाने का देख लिया है, कोई भी, अलग अलग शिक्षक है, आमतौर पे चाक एंड टाक मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सारे शिक्षक इसको तो अपनाते ही हैं। इसके अलावा ढेर सारे अन्य इनोवेटिव तरीके भी अपना लेते हैं, कि कहीं पर उस पर्टिकुलर फील्ड वर्क में चले गए, कहीं पर फिर उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ही ले जाके बताया, तो उसका इनोवेटिव पढ़ाने का तरीका। किसी यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स डिजाइन करने में आपको मेंबर के रूप में काम किया है, तो आपको एक करिकुलम बनाने का, एक कोर्स बनाने का 2 अंक मिलेगा। यदि आपने मूक बनाया है, यानी कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज आपने बनाया है 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट अक्सर कंफ्यूजन करता है कि 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। ये हमने लिखा है, 4 क्वाड्रेंट का मतलब होता है, ये स्वयं जो हमारा पोर्टल है उसमें ये 4 क्वाड्रेंट फॉलो किए जाते हैं। कि शिक्षक ने वीडियो लेक्चर दिया है, उसी वीडियो लेक्चर के साथ साथ रीडिंग मटेरियल भी अपने स्टूडेंट के लिए या ऑडियंस के लिए दिया हुआ है, जो आसानी से डाउनलोड किया जा सके और प्रिंट किया जा सके। यानी कि बच्चे को एक प्रिंटेड मटेरियल भी मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर में हमने समझा दिया जैसे क्लासरूम में करते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज होती है, हमने कोई टेस्ट भी उसके साथ जोड़ दिया है। एक दिन हमारे मित्र संतन जी से हमारी चर्चा हो रही थी कि क्या हम लोग क्विज जो करते हैं गूगल पर, गूगल क्विज, क्या उसको जोड़ सकते हैं? तो मेरी समझ से उसको भी अगर हम उसके माध्यम से भी टेस्ट और क्विज उसमें जोड़ देते हैं तो वो भी सेल्फ असेसमेंट का एक तरीका हो सकता है। देन एक ऑनलाइन फोरम, डिस्कशन फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम इसके साथ चौथे क्वाड्रेंट के रूप में जोड़ दें कि बच्चा अगर हमसे पूछना चाहे तो वो पूछ सके चैट के माध्यम से, उससे हम पूछ सके, जिससे कि उसका डाउट कोई ना रह जाए। तो ये 4 क्वाड्रेंट कहे जाते हैं किसी भी मूक के डेवलपमेंट में, किसी भी ई कंटेंट के डेवलपमेंट में। तो अगर पूरा का पूरा मूक हमने बनाया है 4 क्वाड्रेंट का और 4 क्रेडिट का, तो हमको मिलते हैं टोटल 20 अंक। अगर मूक हमने बनाया है, केवल पूरा का पूरा हमने कोर्स नहीं बनाया है, सिर्फ एक कोर्स का एक
मॉड्यूल बनाया है या एक लेक्चर ही उसमें सिर्फ 4 क्वाड्रेंट बनाया है तो 5 अंक। कंटेंट राइटर या किसी एक मॉड्यूल का केवल एक क्वाड्रेंट हमने बनाया है तो 2 अंक, और किसी मूक कोर्स के हम कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करते हैं 4 क्रेडिट वाले कोर्स के तो 8 अंक। ये इस तरह से बनाया गया है। वही सेम क्राइटेरिया यहाँ भी लगभग फॉलो किया जा रहा है, इसके अपने-अपने तरीके हैं। तो आईसीटी मेडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोजी में इतनी बातें आती हैं। हम चौथे क्राइटेरिया सर, पर आते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं या जो मूक डेवलप कर रहे हैं, वो जी, कितनी देर के हो तो हम उसको 1 क्रेडिट के इक्वल मान लें? टाइम क्या होना चाहिए, सर टाइम स्लॉट उसका? सर हाँ, अगर हमारा कोर्स लेक्चर 1 घंटे का है, 1 घंटे का है, कितने देर का? यानी कि 15 वीक तक चले वो, ध्यान दीजिएगा। 15 यानी कि 15 घंटे चलेंगे तो वो कहलाएगा 1 क्रेडिट। जैसे अभी हम लोग एनईपी जो फॉलो कर रहे हैं, एनईपी में आप देख रहे होंगे कि हमारा जो 30 वीक का जो यूजीसी ने वार्षिक प्रणाली में दिया था, 15 हफ्ते कर दिया है हमारे सेमेस्टर सिस्टम में। तो 1 सेमेस्टर में 1 घंटा प्रति सप्ताह यदि हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं 1 क्रेडिट कोर्स पूरा करते हैं। ठीक है सर? तो 1 क्रेडिट का मतलब 15 घंटे का कोर्स, 15 घंटे का लेक्चर। क्लियर है सर ये? संतन सर? जी सर। तो ये वही क्राइटेरिया है सर। यूजीसी ने साफ-साफ लिखा है कि 1 घंटे 1 सप्ताह पढ़ाया जाए और 15 सप्ताह तक 1-1 घंटा पढ़ाया जाए प्रति सप्ताह, तो हम कहेंगे कि 1 क्रेडिट कोर्स हमने पूरा कर लिया। 4 क्रेडिट का मतलब प्रति सप्ताह 4 घंटे पढ़ाया जाए और 15 हफ्ते तक पढ़ाया जाए, यानी 15 चौका 60 घंटे हमने पढ़ा दिया, तो हम कहें 4 क्रेडिट का कोर्स हमने कंप्लीट किया है। यही एनईपी भी हमारी कह रही है। यानी कि मोटे तौर पे हम डायरेक्ट हम बात करें 1 क्रेडिट का मतलब 15 घंटे का लेक्चर। आगे बढ़े सर? जी सर, प्लीज। चौथा क्राइटेरिया है सर कि शिक्षक अगर रिसर्च गाइडेंस कर रहा है या रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको भी अंक दिए जाएंगे। एक पीएचडी स्टूडेंट को हमने करा दिया, अवार्ड हो गई 10 अंक। थीसिस सबमिट कर दिया है, अवार्ड नहीं हुई है तो भी 5 अंक। एमफिल या पीजी डिसर्टेशन, पीजी डिसर्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट बन गया है पहलू कि एमफिल नहीं करा रहे हैं लेकिन जहां पीजी है और यूनिवर्सिटी ने डिसर्टेशन लिखने की बात की है तो प्रति विद्यार्थी 2 अंक उसको मिलेंगे डिग्री अवार्डेड। जितने बच्चों का अवार्ड हो जाएगा डिग्री, यानी कि एमफिल या पीजी अवार्ड हो जाएगा, 2 अंक। सबमिटेड का इसमें कोई अंक नहीं है। रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और वो 10 लाख का प्रोजेक्ट अगर मिला है किसी भी एजेंसी से तो वह 10 अंक पाएगा। अगर रिसर्च प्रोजेक्ट 10 लाख से कम का है तो उसके अंक होंगे 5। ये कंप्लीटेड का है। अगर ऑनगोइंग है यानी अभी हमें प्राप्त हुआ है, चल ही रहा है हमारा, और 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो 5, 10 लाख से नीचे का प्रोजेक्ट है तो 2। अगर हमारी रिसर्च बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे किसी एरिया में एक्सपर्ट के हैसियत से काम कर सकते हैं तो कंसल्टेंसी अगर किसी इंडस्ट्री को दे रहे हैं तो हमको मिलेंगे 3 अंक। तो ये तो रिसर्च से रिलेटेड पॉइंट्स है। इसके अलावा देखिए 5वां जो क्राइटेरिया है कि हमारे रिसर्च के किसी फाइंडिंग को हमने पेटेंट कराया है या गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है, गवर्नमेंट का हो या यूएनए का हो या किसी इंटरनेशनल एजेंसी का, जैसे यूएन का कोई हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दिया है या फिर हमको कोई अवार्ड मिला है या कोई फेलोशिप, इस पर भी अंक है। जैसे पेटेंट कराया है इंटरनेशनल, अगर पेटेंट है हमारा कई देशों में लागू होता है तो 10 अंक, केवल हमारे देश के भीतर ही है 7 अंक। पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर इंटरनेशनल है यानी कि किसी इंटरनेशनल एजेंसी का हमने कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे यूएन हो गया या यूरोपियन यूनियन हो गया, मतलब इंटरनेशनल एजेंसी है तो उसको मिलते हैं हमको 10 अंक। नेशनल एजेंसी का बनाया है या स्टेट को इसका भारत सरकार का बनाया
7 अंक। अपने राज्य सरकार के लिए हमने कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है स्टेट का, 4 अंक। कोई हमको अवार्ड या फेलोशिप मिली है इंटरनेशनल, 7 अंक। नेशनल मिला है 5 अंक। और सर यहाँ लास्ट पे मैं 7वां एक जो और सवाल क्राइटेरिया। पूछना चाहूंगा। ये जो जी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं या उसमें शामिल हैं, तो क्या हमें सरकार के द्वारा नामित सदस्य होंगे तभी हमारे सजेशंस को गिना जाएगा, या हमने अगर सरकार जो ओपन फोरम में इनवाइट करती है सजेशंस और हमने वहाँ पे सजेशन दिए हैं और उनकी तरफ से रिकॉग्निशन लेटर आया है, मेल आया है कि आपने यहाँ पे सजेशन सबमिट किया है, तो उसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिटेड में क्लेम करेंगे? सर, अगर आपका इनवाइटेड था सरकार के द्वारा कि हमको इस पॉपुलेशन पॉलिसी में या इस एरिया के संदर्भ में हमको कोई एक डॉक्यूमेंट हमको दीजिए, आप रिसर्च फाइंडिंग अपनी सरकार की तरफ से दिया गया कोई, तब तो अच्छी बात है। अगर आपने भेजा है और एक्सेप्ट कर लिया गया तो भी इक्वली गुड, ठीक है ना? जी। अगर उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि आपकी फाइंडिंग अच्छी है और इसको अपने किसी भी अगले प्रोग्राम में, पॉलिसी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो तो गया पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जी सर, ठीक। ठीक है सर। 6वां जो क्राइटेरिया है सर, वो है सेमिनार। और इसमें कि कई तरह के हम लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, कहीं पर हमको इनवाइट किया जाता है लेक्चर के रूप में, उसमें लेक्चर देने के लिए, या रिसोर्स पर्सन के रूप में, या हम खुद इनवाइटेड तो नहीं है, रिसर्च पर्सन भी नहीं है, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज पार्टिसिपेंट। उस सेमिनार में हम अपना पेपर प्रेजेंट किया है, ठीक है, या हमारा पेपर हमने प्रेजेंट किया था और उस कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग में वो पब्लिश हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और हम विदेश में जाकर के उसमें भाग लिए हैं, तो हमको मिलते हैं 7 अंक। अगर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है लेकिन हमारे देश में ही है, तो 5 अंक। नेशनल है तो 3, स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कराया गया है तो वो है 2 अंक। इस तरह से बड़े ही इस बार वाले में क्लियर ये कांसेप्ट आ गए हैं सर। अब यहाँ पेपर की बात आती है, यहाँ पर भी ढेर सारा कंफ्यूजन है संतन सर। कई हमारे मित्र पूछते हैं कि आखिर ये इम्पैक्ट फैक्टर और ये सब में कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो रिसर्च स्कोर जो हमने ऊपर लिखा है वो बेसिक स्कोर है, जो हमने लिखा था 8 अंक और 10 अंक। अगर सिंपली वो किसी ISSN वाले जर्नल में पब्लिश्ड है और पीयर रिव्यूड है, यानी कि वो लिख रहा है जर्नल कि हम इसकी रिव्यूइंग कराने के बाद ही करते हैं, तो वो माना जाएगा कि वो पीयर रिव्यूड है। और UGC लिस्टेड है तो उसको तो किसी और प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, हम वो लिस्ट दे देंगे। इसके अलावा रेफरीड जर्नल की बात आती है, इसमें बड़ा ही माइनर फर्क है जो हमें थोड़ा मुझे भी समझने में कठिनाई थी, लेकिन इसको समझा तो मुझे लगा कि यही होना चाहिए। पीयर रिव्यूड तो है कि जो जर्नल हमारा है, उस जर्नल का जो अपनी एडिटोरियल बोर्ड है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उस एडिटोरियल बोर्ड में वो रिव्यू की गई है। लेकिन जो रीड जर्नल्स हैं वो एक्सटर्नल किसी सोर्स से, यानी कि आउटसोर्सिंग करते हैं। अपने इंटरनल जो हमारा एडिटोरियल बोर्ड है उसके अलावा हम किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, तो वो जर्नल कहलाता है रेफरीड। और ऐसा रेफरीड जर्नल अगर कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं भी है तो भी उसके 5 अंक और बढ़ जाएंगे। लेकिन ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वह रेफरीड जर्नल है। तो 5 अंक बढ़ेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस 8 में 5 अंक और जोड़ देंगे, 8 5 13 अंक का वो रिसर्च पेपर होगा। और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के जो पेपर होंगे 10 5 15, वह 15 अंक उस रिसर्च पेपर की वैल्यू हो जाएगी। और अगर इम्पैक्ट फैक्टर है उसका 1 से कम है तो 10 अंक उसमें जोड़े जाएंगे कि 8 और 10 18, तो 10 और 10 20, ये अंक जोड़ेंगे। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में फैक्टर तो 15, 2 से 5 है तो 20, 5 से 10 है तो 25, और 10 से ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है तो 30 अंक उसके उसमें और जुड़ जाएंगे। यानी कि साइंस वालों का 30 और 8 38 हो जाएगा, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में 30 और 10 40 अंक का एक ही रिसर्च पेपर हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर की इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फिर एक बात आती है
कि रिसर्च पेपर हमने अकेले लिखा है तो कितना होना चाहिए, और एक से अधिक ऑथर है तो कितना होना चाहिए। चलिए हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि मोर देन वन ऑथर है तो स्थिति क्या बनेगी। यदि दो ही ऑथर है ए एंड बी, तो हमने जो पॉइंट जोड़ा था, मान लीजिए कि उसको 8 अंक मिल रहे थे, तो 8 का 70% एक ऑथर को और दूसरे ऑथर को भी 70%, यानी पूरा 8-8 नहीं मिलेगा, ध्यान देंगे, या 10 नहीं मिलेगा। 10 अंक का अगर पेपर है तो 70% का मतलब पहले ऑथर को 7 अंक, दूसरे ऑथर को भी 7 अंक। 10 अंक कब मिलेगा? जब वो सिंगल ऑथरशिप में होगा। अगर 2 से भी ज्यादा हो गए तो जो फर्स्ट ऑथर होगा या जो प्रिंसिपल ऑथर होगा, यानी कि जिसका एक्चुअल रिसर्च है, या जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है, यानी कि जो जर्नल में भेज रहा है, उसकी क्वेरी आ रही है, उसको उत्तर दे रहा है, यानी कि वह भी मुख्य रिसर्चर के रूप में है, तो ऐसे लोगों को मिलेगा 70 अंक। और बाकी जो कुछ थोड़ा थोड़ा वर्क किए हैं उस रिसर्च में, तो उसको मिलेंगे 30। पहला वाला जो था वो मुख्य आथर था, या मुख्य आथर मान लीजिए कि वो रिसर्च स्टूडेंट था हमारा, और हम उसके सुपरवाइजर पे हैं, हम तीसरे नंबर पे अपना नाम रखे हैं। तो करस्पॉन्डेंस हम कर रहे हैं कि जो भी क्वेरी आ रही है हम कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग आथर के हैसियत से हमको माना जाएगा। और पहला तो मुख्य हमारा रिसर्च स्कॉलर है, तो वो तो मुख्य आथर है ही, क्योंकि उसी का रिसर्च है। तो 70 अंक उस विद्यार्थी को मिलेंगे, 70 अंक प्रतिशत अंक भी रिसर्च के गाइड को मिलेगा। बीच में जो किसी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में हेल्प किया है तो उसको मिलेगा 30 अंक। जो तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना चाहिए। प्रोजेक्ट अगर है हमारा, अगर सिंगल हम उसके इन्वेस्टिगेटर हैं तो पूरे अंक, अगर 2 इन्वेस्टिगेटर हैं तो दोनों को 50-50% अंक मिलेगा। अगर एक रिसर्च स्टूडेंट 2 सुपरवाइजर के बीच में वर्क करता है, यानी कि मान लीजिए कि एक काम कर रहा है लखनऊ में कोई रिसर्च संस्थान है वहां पे, और दूसरा किसी एक यूनिवर्सिटी में है या किसी कॉलेज में है, तो ऐसे रिसर्च स्कॉलर को जो गाइड करेंगे सुपरवाइजर, दोनों को मिलेगा 70-70% अंक। यानी कि रिसर्च जो सुपरविजन का यहाँ पर हमने लिखा था पीएचडी वाला 10 अंक, तो 10 में से 7 अंक मिलेगा एक गाइड को, और को गाइड को भी मिलेगा 7 अंक। अब ये देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अब मैं करने जा रहा हूँ कि आखिर इसके पीछे और भी चीजें ध्यान देनी है। जो 6 क्राइटेरिया हमने रिसर्च स्कोर करने के बताए, इस 6 को जरा ध्यान कर ले हम लोग, और ये पॉइंट जरा पढ़े हम लोग कि पेपर प्रेजेंटेड इफ पार्ट ऑफ द एडिटेड बुक। अच्छा, ये रिसर्च की उसमें है, इफ पार्ट ऑफ द एडिटेड बुक आर प्रोसीडिंग देन इट कैन बी क्लेम्ड ओनली वंस। आप देखें इस वाले में, जो सेमिनार वाले में था, यदि आपने पेपर प्रेजेंट किया है नेशनल में तो 3 अंक मिलेगा, लेकिन वो पेपर प्रेजेंट करने के बाद प्रोसीडिंग में छप गया तो भी आपको 3 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 3 प्रेजेंटेशन के और 3 प्रोसीडिंग के मिलेंगे। तो आप जिस रूप में भी जहां चाहे एक ही जगह आप क्लेम कर सकते हैं। ये ध्यान देंगे, यहाँ पर गलती होती है। एक ही रिसर्च पेपर है, हमने प्रेजेंटेशन का भी 3 अंक ले लिया या 5 अंक, और हमने फिर से उसी में ले लिया 5 अंक या 3 अंक या जो भी अंक है इसमें, छप गया पेपर तब उसकी प्रोसीडिंग में, तो ये गलत है। एक ही जगह हम उसको क्लेम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, द कंबाइंड रिसर्च स्कोर फ्रॉम कैटेगरी 5B एंड 6। ध्यान देंगे 5B एंड 6 क्या है भाई? 5B यानी कि पेटेंट वाले में जो हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो ध्यान देना है हमको, इसके वाले सारे स्कोर गिन लेने होंगे, और 6 के सारे पॉइंट स्कोर कर लेने, यानी कि 5 का B और 6 पूरा, इन दोनों को ध्यान देना है। अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, द कंबाइंड रिसर्च स्कोर फ्रॉम द कैटेगरीज 5B एंड 6 shall have an upper capping of 30% of the total research score of the teacher concerned। हमने सपोज करिए कि क्लेम किया कि हमारा टोटल रिसर्च स्कोर
200 है और हमने क्लेम किया कि हमको पॉलिसी डॉक्यूमेंट और सेमिनार वगैरह मिला के 100 अंक मिले हैं, 100 अंक का रिसर्च स्कोर मान लिया जाएगा? नहीं। अभी ये पॉइंट कह रहा है कि अगर 200 आपने क्लेम किया है तो इस 200 का 30% ही मैक्सिमम इन दोनों पॉइंट को मिला के आपको मिलेगा, यानी कि 60 अंक। 200 अगर आपने क्लेम किया है और आप कह रहे हैं कि 100 अंक इनका ही है, तो 100 नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कितने? 60। ये बात क्लियर है संतन सर? इज इट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर हो रहा है। तो ये यहाँ पर ध्यान देना होगा हमको। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, द रिसर्च स्कोर शैल बी फ्रॉम द मिनिमम ऑफ 3 कैटेगरीज आउट ऑफ द 6 कैटेगरीज। पुनः ध्यान दें आप, ये जो 6 कैटेगरी हमने किया है, इस 6 में से रिसर्च स्कोर ऐसा नहीं कि केवल आपने रिसर्च पेपर में ही आपने प्राप्त कर लिया, आपके हो गए 200 अंक, आप ना तो इसमें कर रहे हैं, ना ही आप इसमें कोई योगदान है, ना ही कोई रिसर्च गाइडेंस में योगदान है, ना ही पेटेंट पॉलिसी में योगदान है, ना ही कोई कर रहे हैं और आप कहेंगे कि हमारे 500 अंक हो गए, आपका मान्य नहीं होगा। कम से कम इन 6 क्राइटेरिया में से 3 क्राइटेरिया मिल करके आपका रिसर्च स्कोर बनना चाहिए, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर भी अक्सर होता है कि हमारे तो बहुत पॉइंट बन रहे थे, अगर एक ही में पॉइंट हमने सेमिनार में ही कर दिया, 500 अंक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा कि कम से कम 3 क्राइटेरिया में आपके अंक दिखने चाहिए, और इसके अंक तो मैक्सिमम 30% हो ही सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी। संतन सर, ये पुनः बंद होगा ये संभवतः। हाँ जी सर, 1 मिनट का समय और शेष है, तो मेरा साथियों से निवेदन है कि जिस लिंक से दूसरी बार जुड़े थे पुनः उसी लिंक से जुड़ जाएंगे तो हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। सर मेरा एक प्रश्न है। मतलब हमें लग रहा है इसके बाद मैडम अगले डीएन मीटिंग पांडे में, सर। अगले मीटिंग में जी पूछ सर, जी लीजिए। सर। अब तो अच्छा, तुरंत ये खत्म। तुरंत खत्म होने वाला है मैडम, इसके तुरंत बाद हम लोग उसमें हम लोग करें बातों, जी ठीक है, सर। क्योंकि ये तुरंत खत्म होने वाला है जी। तो ये ध्यान देंगे, हमको यही 2-3 चीजों पे ये पूरा मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा संतन सर, आपको चाहे पार्टिसिपेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि पूरी समरी है हमारे रिसर्च स्कोर काउंट करने की, है ना, कैलकुलेट करने की। टीचिंग लोड भी कैलकुलेट करने का हमने तरीका इसमें दे दिया है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टीचिंग डेज हमारी कम हो गई। जी जी। आप जो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे मित्र हैं, वो आप देखते हैं कि एनुअल सीआर जब भरते थे हम, तो उसमें पूछा जाता था कि क्या आपकी कक्षाएं पूरी हो गई निर्धारित, नहीं हुई तो उसके लिए आपने क्या किया, तो अक्सर हम लिखते थे कि एक्स्ट्रा क्लास लिया हमने, तो ये एक्स्ट्रा क्लास ही तो हो गई मैडम। जी जी। थैंक यू सर, टीचिंग थैंक डेज यू। हमारी 160 दिन हो गए, लेकिन 20 दिन वाला टीचिंग क्या करेंगे, वो खत्म हो जाएगा? नहीं, हमको एक्स्ट्रा नहीं, क्लास लेकर के उतना करना ही करना चाहिए। थैंक यू ठीक है सर। मैडम जी। जी सर, थैंक यू। तो जी, तो ये पेपर से संबंधित इतनी चीजें जो कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, टीच वर्कलोड कैसे करेंगे, अपने रिसर्च पेपर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस संदर्भ में हम लोगों ने बातें किया। संतन सर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि एक बार जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करिएगा, शायद हमारे मित्रों को कहीं उससे लाभ मिलेगा। तो संतन सर उस पर भी 5-10 मिनट केवल हम वो दिखा दें, फार्म कौन सा फार्म इस समय हमारे निदेशालय के द्वारा निर्धारित है। तो यही फार्म हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी, यही सेम फार्म हमारे निदेशालय ने निर्धारित किया है। इसी के आधार पर हम लोगों ने भी प्रमोशन पाया है और इस समय मिल रहे हैं कि किस लेवल से किस लेवल पे वो जाना है, उसी के आधार ये सारे लेवल के लिए कॉमन प्रोफार्मा बना दिया गया है। जिस लेवल पे हमको जाना है वही भरना है आपको। इसको 3 पार्ट में ये पूरा फॉर्म है। संतन सर इसको कंटिन्यू करें हम इसको? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये जो हमको अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब हमको मिलेगा कैसे? मिलने के लिए जब आपकी ड्यू डेट आ रही है उससे 3 महीना पहले आप एप्लीकेशन अपने IQAC को भर करके दे सकते हैं। एप्लीकेशन से क्या मतलब, ये पूरा आपका प्रोफार्मा भर करके और साथ में अटैच्ड डॉक्यूमेंट के साथ, जिस लेवल पे हो इस लेवल पे आप टिक करें
अपना ये जनरल है इंफॉर्मेशन। तो पहला पार्ट जो इसमें है, पहला पार्ट वो पर्सनल डेटा है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हमें डिस्कस करना है। पार्ट में सारा आपने किया, हाई स्कूल, इंटर, डेमफिल, डिग्री, ये सब है। ये पहला पार्ट खत्म होता है, यहाँ पे 30 पॉइंट इसमें है। पार्ट 2 में आप देखें, पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोफार्मा, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले पार्ट में तो हमने कब ज्वाइन किया नौकरी, माता पिता और ये सब नाम दिया, पीएचडी कब लिया, हाई स्कूल कब किया। तो पर्सनल डेटा के बाद यहाँ से अब आपका स्क्रीनिंग कमेटी का रोल्स यहाँ शुरू होता है। स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी इस पार्ट को गौर से देखती है। तो ध्यान देंगे हम लोग कि हमको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 से असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 में जाना है, जिसको हम सीनियर स्केल भी कह रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए इस प्रोफार्मा में भी वही चीजें लिखी है जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी 4 वर्ष की सर्विस पूरी हो गई है या 5 वर्ष की या 6 वर्ष की। अगर है तो ये हमको प्रूफ पेज नंबर बता देना है कि हमारी ज्वाइनिंग हमारी ये थी, हमारी पीएचडी थी, इसलिए मैं 4 वर्ष बाद अप्लाई कर रहा हूँ। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और पीएचडी सर्टिफिकेट ये डाल देंगे, 4 हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एमफिल सर्टिफिकेट ये डाल देंगे, हमारा प्रूफ हो गया कि हमने 5 साल पे एलिजिबल हुए हैं क्योंकि एमफिल है। हमारे पास ना पीएचडी है ना एमफिल है, तो लिखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और अपना नेट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा देंगे। इसका मतलब 6 वर्ष बाद हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सर यहाँ आपने पे क्वेश्चन है सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर। सर जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग हुए 4 साल हो गया सर, जी और सर पीएचडी कंप्लीट हुआ ज्वाइनिंग से 4 साल 3 महीने में, तो मैं एलिजिबल 4 साल 3 महीने बाद होंगे सर जी 10 से बिल्कुल 11 सर, के लिए? बिल्कुल बिल्कुल 4 साल 3 महीने पर ही आप एलिजिबल होंगे सर। क्योंकि ये वार्ड हमारा 4 साल 3 महीने हुआ है सर। जब 4 वर्ष पूरा नहीं, जब आपने पीएचडी ले लिया उसी दिन से आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। यदि पीएचडी नहीं है सर तो 6 साल पे एलिजिबल होते हैं। हाँ जी सर, पीएचडी नहीं होने की दशा में 6 वर्ष, और अगर आपके पास एमफिल की अतिरिक्त डिग्री होती तो 5 वर्ष। और यदि जिस डेट पे एलिजिबल होते अवार्ड होती पीएचडी, उसके उसी दिन उससे एलिजिबल हो जाएंगे। जी सर। हाँ, पीएचडी का आपका जो भी यूनिवर्सिटी जिस दिन आपका वाइवा हो जाता है उसी दिन आपको प्रोविजनल डिग्री दे देती है यूनिवर्सिटी, जी सर। उस डेट से। तो आप उस डेट से आप उसको आपके माना जाएगा कि आप एलिजिबल हो गए हैं। 5 वर्ष और 6 वर्ष में हमको लागू नहीं होगा। ठीक। हाँ, 5 वर्ष 6 वर्ष जब आप पीएचडी वाला क्राइटेरिया अब अप्लाई हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि 4.5 साल में हो गया आपका, तो 4.5 में अब आप पीएचडी धारण कर लिए तो आपको उस डेट से मिल जाएगी सर। ओके सर, थैंक यू। तो ये भी देखिए यहाँ पर आपने दूसरा पॉइंट देखिए, यस ठीक है सर। इंटरप्ट हो रही थी, आप दोबारा इसको दोहरा दें। संभवतः बीच में कोई कॉल वगैरह आ जाने पर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वैसे स्थिति लग रही है। सर तुरंत ही जुड़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर, कॉल है जो बात। हाँ जी। जी सर, मैं इस पे चर्चा कर रहा था स्टेज 1 से स्टेज 2 के लिए।
तो ये जो लिखा गया है, ये जो यहाँ का प्रूफ यहाँ पेज पे अटैच है वो होते जाना है, क्योंकि यहीं पर जो हमारी कमिटी होगी वो देख लेगी कि आपने एलिजिबिलिटी वाली जो कंडीशंस है वो पूरी कर लिया है कि नहीं कर लिया है। कंप्लीटेड आरसी, यस, तो यहाँ बता दीजिए कि इस पेज पे सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। हमने सेटिस्फैक्ट्री या गुड वाला जो प्रोफार्मा है अपने प्रिंसिपल से करवा करके यहाँ बताएंगे हम कहाँ पर कर लिए हैं। हेलो इखलाक सर। सर म्यूट कर दिया है मैंने हाँ। आपको। आ रही है आवाज मेरी? आ रही है? हाँ जी सर, आ रही। हाँ सर, आवाज मिल रही है सर आपकी। नहीं, आपकी भी आवाज मिलने लग रही है सर बीच बीच जी में। जी सर। नहीं तो अखलाक साहब की आवाज मेरी आवाज वही है सर। तो ये पहले स्टेज में ये यहाँ पर भरने की चीज है सर। ये सारे मित्र हमारे ध्यान देंगे कि जो हमने मान लीजिए कि लेवल 10 से 11 कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे प्रूफ नंबर यहाँ डाल देंगे। ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है तुरंत ही पर तो सारी चीज मिल जाएगी कि आपके 4 साल 5 साल 6 साल हो चुके हैं, आपने उस कर लिया है, आपने कर लिया है, आपको गुड और ये हो तो गया। एक नजर एक झलक में ही आप यहाँ मिल जाएगा, अटैच दिखा प्रूफ देगा वहाँ कमेटी। संतन सर, आवाज आ रही है हमारी क्या? हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सर थोड़ा पांडे सर से असेसमेंट पीरियड वाला थोड़ा क्लियर कराइएगा, कंफ्यूजन जो लग रहा है। कैसे सर? मैं आप बताएं, मैं जब तक सर जुड़ते हैं तब तक। कोई मान लीजिए 2002 में एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। अच्छा, 2002 में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया जी। एसोसिएट प्रोफेसर हो गया जी। तो उसके बाद प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी उसकी क्या 2005 में रहेगी? सर चूंकि अगर शासन 2021 से ही दे रहा है, तो अगर उनके पास 2005 तक को अगर वो प्रोफेसर तक का क्लेम करना चाहे, सब कुछ है, तो 2005 में उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार 2021 से ही प्रोफेसर का पदनाम और उसके लाभ देगी। तो मतलब 2021 तक असेसमेंट पीरियड में आ जाएगा यही ना? जी सर। पांडे सर, एक सवाल था, संभवतः आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर ये जानना चाह रहे थे कि यदि सर आप अपना प्रश्न दोहरा लें पांडे सर से। चंद्र प्रकाश सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था सर कि असेसमेंट पीरियड वाला जो बात आप कर रहे थे, सपोज कीजिए कोई 2002 में एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, तो उसके लिए असेसमेंट पीरियड क्या होगा सर? पीएन पांडे सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप हम लोगों की? सॉरी। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही होगी सर। मैं सर आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर, क्लियर है Yes, sir. एकदम। जी। तो चंद्र प्रकाश सर का अभी था इसमें प्रश्न। तो मान लीजिए कि 2002 में अगर हो जा रहा है सर, तो अगला 3 वर्ष आपका असेसमेंट पीरियड हो सकता है। यदि आप उसी 3 वर्ष में आपने 10 पेपर अभी आपके पूरे हो रहे हैं, उस 3 वर्ष में आपके 3 पेपर उसी 3 वर्ष के हैं और 110 रिसर्च स्कोर भी हो रहे हैं, तो आपका असेसमेंट पीरियड 3, 4, 5 हो जाएगा। 2002, 3, 3, 4, 4, 5। लेकिन मान लीजिए कि उस दौरान आपके 110 रिसर्च स्कोर नहीं बन पा रहे हैं, या उस पर्टिकुलर 3 वर्ष में आपके 3 रिसर्च पेपर नहीं है, तो आपका असेसमेंट पीरियड आगे सरक जाएगा। मान लीजिए कि वो 15 में जाकर के आपके 110 रिसर्च स्कोर हो पाए, 10 पेपर हो पाए, और 3 पेपर उसके ठीक पहले कंसेक्यूटिव ईयर्स में, यानी 12, 13, 13, 14, 14, 15, अगर इन्हीं 3 वर्षों में आपके 3 पेपर है और ये 15 आते आते 10 पेपर भी हो गए, 110 स्कोर हो गए, तो आपके लिए असेसमेंट पीरियड हो जाएगा सर 12, 13, 13, 14, 14, 15। ठीक है सर? ठीक सर।
हमको क्योंकि पूरा हमारा क्राइटेरिया जिसमें फुलफिल होगा वही तो हमारा असेसमेंट पीरियड होगा। हम 2 से लेके मतलब ये 5 तक दिखाएं भी और हमारा क्राइटेरिया फुलफिल ना हो रहा हो। जी जी, तो वह हमारे कहने का मतलब है सर कि 1 नवंबर 2021 के पहले जब भी हम जी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं हाँ, तब तक हमारा असेसमेंट पीरियड एक्सटेंड करता जाएगा। बिल्कुल यही सर, ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी ठीक, और अगर थैंक यू। 21 तक भी नहीं कर पा रहे हैं हम, फिर से इसको जी एक्सटेंड कर दूं मैं बात को, अगर मान लीजिए जी 1 नवंबर 2021 तक भी हम वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जिस दिन को होगा, मान लीजिए कि आपका जून 2022 में पूरा हो रहा है, तो हमारा प्रोफेसरशिप 2022 में मिलेगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक और क्वेरी थी सर सर बताएं। कि कुछ पुराने रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं जो केवल ISSN नंबर में है। जी उस समय न यूजीसी की केयर लिस्ट उस जर्नल के पास थी और न ही पीयर रिव्यू था, न रेफरेड था। उस पर कितने बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल हम लोग क्लेम कर सर, सकते हैं? वो मिनिमम वाला जो है आप उस पे क्लेम कर लीजिए सर। अगर ISSN है तो मिनिमम, जैसे साइंस के लिए 8 नंबर और आर्ट्स के लिए 10 नंबर। 10 मिनट। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। ठीक सर। सर तो सर मेरा भी एक क्वेरी है जी सर। कि अभी आपने कहा कि पीयर रिव्यू पर जो है इम्पैक्ट फैक्टर जी कहीं से भी ले रहे हैं लोग, जी तो सर। आखिर जब उस पर मैगजीन पर छपा है तो उसको क्या किया जाएगा? सर छपने पे यही तो बात है ना कि अब ये बड़ा एथिकल प्रश्न है सर, जी क्योंकि बात सही है, आप उसके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि वो रिसर्च पेपर मैगजीन ऐसा कर रहा है। जी तो मेरा मेरा तो ये मानना है सर, खुद उसको सर्च करना चाहिए हमको, जी क्योंकि ढेर सारे ऐसे आजकल हो गई है एजेंसी जो पेपर जर्नल की रेटिंग कर रहे हैं, जबकि इस रेटिंग का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? तो मैं सबको यही सुझाव देना चाहूंगा सर कि अगर हमारा रिसर्च पेपर ISSN जर्नल में है, हम उसके उस इम्पैक्ट फैक्टर की बात ना करें, हम 8 या 10 मिनिमम पर ही लेके आगे चले तो ज्यादा अच्छा होगा। हमको 110 रिसर्च स्कोर ही तो करना है। जी तो ठीक है सर। पीयर रिव्यू पर भी 10 देना है पीयर रिव्यूड आर्ट्स में? सर, यही तो कह रहे हैं। अगर वो कह रही है पीयर रिव्यूड है तो मानना तो उसी की बात पड़ेगी। जी तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन बड़ा ही एथिकल सा प्रश्न है सर कि हमारे बलिया में, मऊ में भी रिसर्च पेपर छाप रहे हैं लोग, और 10 नहीं कॉलेजेस से 10 पेपर हो गए और बढ़िया कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल पेपर है। तो बड़ा जी विचित्र सा सर आजकल ये चल गया है सिनेरियो, रिसर्च तो पेपर की क्वालिटी। और एक क्राइटेरिया जो हम लोग समझते हैं सर, जो कि अगर आपका रिसर्च पेपर में कंट्रीब्यूटरी अगर पैसा लेकर के कोई छाप रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, तो 10 पर ही उसको कैलकुलेट करें और उस बहस में हम लोग ना पड़े। क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ है तो करिए, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर उसको कहेगा कि नहीं ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो इस छोटे से लोकल एरिया से छपा है, इसकी क्या वैल्यू है। तो हमें लगता है कि इस पर काफी चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भरेंगे हम एकेडमिक ईयर ये सब भरेंगे और यहाँ पे गुड 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 ये सब लिखते चलेंगे, गुड, या कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फार्म का एक सर एक पेपर आप मेरा एक इसमें क्वेश्चन है आपसे। जी सर। हाँ सर, जैसे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी तो करते हैं, कभी कभी हम लोगों को अदर ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। जी उसी बीच में जिस समय हमारे यहाँ टीचिंग चलती रहती है, तो अगर हम जी अदर ड्यूटी करते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी करते हैं या अदर ड्यूटी करते हैं, तो क्या उसको टीचिंग में काउंट कर सकते हैं? नहीं सर, इसीलिए प्रोविजन दिया गया है एक्स्ट्रा क्लास लेकर के। वो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होने का जो रोल था वो आपने किया है, वो टीचिंग कभी हो ही नहीं सकता है सर, अच्छा अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट टीचिंग की बात की जाती है। तो इस फॉर्म में सिर्फ बताना ये चाहूंगा कि जो हमारे मैनेजमेंट कॉलेजेस से, एडेड कॉलेजेस से मित्र हैं, यहाँ 2-3 जगहों पे दस्तखत करता है मेंबर हमारा स्क्रीनिंग कमेटी। आप देखें जहां पर ये सारे स्कोर हो रहा है वहां पे बीच में, और एक लास्ट में
जहाँ सारा फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, वो IQAC और प्रिंसिपल के दस्तखत के बाद फिर से कमिटी हमारी रेकमेंड करती है कि यस नाउ द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस ग्रेड, ठीक है ना, और हम उसको रेकमेंड करते हैं, वी रेकमेंड हिम या हर दिस ग्रेड। तो 2 जगहों पे रिकमेंडेशन होती है सर। पूरे फॉर्म पे IQAC की दस्तखत होनी चाहिए, उसके मेंबर्स की दस्तखत होनी चाहिए। केवल IQAC का जो कन्वीनर होगा केवल उसी की नहीं, बल्कि सारे जो मेंबर होंगे उसकी भी साइड में करवाते जाना जरूरी है। आप इसी में देखेंगे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल कन्वीनर ही नहीं करेगा, मेंबर सारे मिलके करेंगे ना। मैं आ रहा हूँ एक जगह, ये सिग्नेचर ऑफ IQAC मेंबर्स, तो ये ध्यान देंगे कि फॉर्म पे हर जगह IQAC का मेंबर दस्तखत करेंगे, और जहां पे IQAC कन्वीनर लिखा है वो तो अपनी मुहर लगा के दस्तखत करेगा ही। तो मैं समझता हूँ संतन जी कि हमने बात को काफी अपनी जो मुझे बताना था वो कर चुका हूँ, और यदि कोई हमारे मित्र को और कोई क्वेरी है तो पूछे, अदरवाइज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। संतन सर। जी सर, बहुत क्लियर हुआ सर। मुझे लगता है कि बहुत समग्रता से सर आपने सभी विषयों को, सभी पहलुओं को छुआ है, और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन भी रहा है। ज्यादातर साथियों ने जो उनके मन में शंकाएं थी उनको भी जाहिर की, और जो सुझाव थे वो भी आए। अगर और भी किन्हीं साथी को, किसी सहकर्मी को कोई प्रश्न पूछना हो हमारे एक्सपर्ट प्राचार्य सतीश चंद्र, डॉक्टर प्रोफेसर बैकुंठ नाथ पांडे जी से, तो अभी सत्र चल रहा है, और इसके बाद मैं आग्रह करूंगा DCSK के डॉक्टर रविंद्र तिवारी जी से कि आप सर औपचारिक रूप से सर का धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके बाद यह सत्र समाप्त हो जाएगा। इस बीच अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो प्लीज, आपके प्रश्नों का स्वागत है। और मुझे लगता है सर सभी लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं, तो डॉक्टर रविंद्र तिवारी जी सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे धैर्य से सुना। आप सभी का धन्यवाद सर, और संतन सर आपका और अपनी प्राचार्य मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमको इस मंच पे बुलाने का कष्ट किया। धन्यवाद सर। संतन सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही फ्रूटफुल आज की ये आभासी बैठक रही। हम लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत जिज्ञासा थी, कोई कंफ्यूजन था, बहुत अच्छी तरह पांडे सर ने उसको दूर किया। 1-2 दिन में हम लोग करेक्ट कर लेंगे उसको, जो हम लोगों के फॉर्मेट में थोड़ी बहुत कमियां हैं। प्रिंसिपल मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस मीटिंग में ही कि स्वस्थ जब हो जाएं ठीक से तो हम लोगों को समय दे दें, ताकि हम लोग भी इस पड़ाव को पार कर जाएं। प्रिंसिपल मैम। सर मैडम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैडम जुड़ी हुई नहीं है। मैं आपकी बात निस्संदेह उन तक पहुंचा दूंगा। हमारे तरफ से थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिएगा मैम से, ठीक ना? जी सर, बिल्कुल मैं कर दूंगा आपकी तरफ से। ठीक सर, थैंक यू। जी। हेलो। हाँ जी सर, बोलें। हेलो। हाँ सर, हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए तैयार हैं। हाँ जी सर, बोलें आप। जी, मैं रविंद्र तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग DCSK PG कॉलेज मऊ। मैं सर्वप्रथम तो सब लोगों को नमस्कार करता हूं, और सब लोग जो धैर्य से सुने सब लोगों का धन्यवाद। और मैं DN पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस असेसमेंट टॉपिक पे हम लोगों को नई नई जानकारियां दी, हम लोग जो कंफ्यूजन थे वो दूर किया इन्होंने। और क्योंकि हम सारे लोग टीचर हैं, भविष्य में हम सब लोगों को इसकी जरूरत पड़नी है, और तो मैं आशा करता हूं कि सर ने जो बताया वो सबके लिए लाभदायक रहा, सबके कंफ्यूजन दूर हुए हैं। और भविष्य में भी जब जरूरत होगी सर हमको समय देंगे, हम लोग पर्सनली भी सर से कभी मिलेंगे। और बस इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को पुनः इस मीटिंग में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से राजकीय महिला महाविद्यालय परिवार की IQAC की ओर से पुनः धन्यवाद। आशा है हम लोग पुनः अपने इस कोलैबोरेशन को जारी रखेंगे और जुड़ते रहेंगे। ये बड़ी विशिष्ट बात है कि बिना किसी राजकीय प्रयास के, बिना किसी निर्देश के इस प्रदेश के 3 जनपदों से, 3 विशिष्ट महाविद्यालयों से लोग जुड़े हुए हैं।
रिसोर्स पर्सन बलिया से, प्रतिभागी गाजीपुर और मऊ से। ये अगर इस तरह के कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स चलते रहे तो हमारी उच्च शिक्षा का जो परिदृश्य होगा वो निसंदेह रूप से सुधरेगा, बदलेगा। तो आप सभी के प्रति बहुत आभार ज्ञापित करते हुए मैं इस बैठक के, इस कार्यशाला के औपचारिक समापन की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद सभी को। नमस्कार, सभी को नमस्कार।